Good morning, students. Welcome to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School and Sri Mahavir Shikshan Sansthan Kishangarh Bengal Jaipur. Myself Rakesh Yadav, your PhD chemistry. Welcome all of you to the portal. बच्चों, कल वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में IUPAC से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी। आज वाली क्लास में हम लोग आगे की बात करते हुए कार्बनिक यौगिकों के अनुलग्नों यानी क्रियात्मक समूहों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको याद हो तो कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने बात करी थी द्वितीयक अनुलग्न या सेकेंडरी सफिक्स, जिनको हमने क्रियात्मक समूह कहा था। आज वाली क्लास में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे कि भाई इनका उपयोग कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार से किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेरे पीछे बोर्ड पर मैंने कार्बनिक यौगिकों की एक पूरी सीक्वेंस स्टडी को लिखा हुआ है। आप लोग इनको याद रखेंगे कि हमारे पास में लगभग 14 प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं और इनको इसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर आपको ध्यान रखना है। जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, IUPAC में नोमेनक्लेचर करते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह दिए हुए होते हैं और उनमें से हमें पता लगाना होता है कि कार्बनिक श्रृंखला या ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग जो है हमें किस ओर से प्रारंभ करनी है और उसको क्या नाम देना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, क्लास को। तो आप देखेंगे मेरे पास जो कार्बनिक यौगिकों की जो एक श्रेणी है वो इस प्रकार से लिखी हुई है। हमारे पास जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शन ग्रुप है, उनको आप याद कैसे रखेंगे? A नाक I से। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं आप इसको किस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में विभिन्न प्रकार के फंक्शन ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, जिनको अपन ने लिखा हुआ है इस तरीके से कॉलम में। उसके बाद में जो फंक्शन ग्रुप है उसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, वो लिखे हुए हैं। उसके बाद यदि कार्बनिक श्रृंखला में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो उनके लिए प्रोलग या प्रीफिक्स क्या लिखा जाए, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है अनुलग्न। IUPAC के तौर पर इनके लिए क्या किया जाएगा वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार उसके एग्जाम्पल भी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है अम्ल या एसिड। अम्ल और एसिड ये हमारे पास 2 प्रकार की कैटेगरी में है। एक को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे को कहा जाता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल जो है वो COH है, जबकि सल्फोनिक एसिड का सिंबल हो जाएगा SO3H। ये जो खाली बैलेंस यहाँ पर जगह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप एल्काइल समूह को जोड़ोगे। एल्काइल समूह का मतलब है जैसे कि CH3 अगर है तो इसको मिथाइल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है जिसको इथाइल कहते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह के क्रियात्मक समूह को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आगे। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनके लिए प्रोलग या प्रीफिक्स क्या लिखोगे आप? कार्बोक्सी। जबकि इसके लिए क्या लिखोगे आप? सल्फो, SO3H के लिए। जब IUPAC से नाम लिखोगे तो नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। अंग्रेजी में भी आप इसको ऐसे याद रखें, हिंदी में भी आप ऐसे याद रखें, एल्केनोइक अम्ल या एल्केनोइक एसिड। अगर इस शब्द को देखेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एल्केन प्लस ओइक एसिड। तो एल्केन कार्बन श्रृंखला को आप काउंट कर लेना, उसको आप बोलना। जैसे कल वाली क्लास में हमने कहा था, एक कार्बन के लिए मेथ वर्ड को यूज करते हैं, 2 के लिए हम लोग एथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। इस प्रकार से हम लोग उनको लेते हैं एल्केनोइक एसिड और इसके लिए नाम हो जाएगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नाम लिखते वक्त इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। दे शुड बी कंटिन्यू, उनका नाम कंटिन्यू में आना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा CH3 COH। अब आप देखेंगे इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है और यही कार्बन आगे की ओर इंडिकेट भी हो रहा है। तो हम इसके कितने कार्बन काउंट करेंगे? 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए मैंने बताया था एथ होता है और पीछे क्या लिख देंगे हम? ओइक एसिड। तो नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से CH3SO3 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे इसमें तो कार्बन नहीं है फंक्शन ग्रुप के अंदर, लेकिन इसमें कार्बन है तो आप इसके लिए एक के लिए क्या बोलोगे? मेथेन। और पीछे आ जाएगा सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से हम उसका नाम लिख लेंगे। ओके, तो अब हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करने वाले हैं दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों की। तो इसको हमने नाम लिखा है अम्ल व्युत्पन्न या एसिड डेरिवेटिव। बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसके 4 व्युत्पन्न होते हैं, 4 डेरिवेटिव होते हैं, जिनको हम अलग अलग पदार्थों की क्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा के बनाते हैं।
हमारे पास कितने अम्ल विकल्प हैं? 1, 2, 3 और 4। पहले वाले को कहा जाता है एस्टर, दूसरे को कहा जाएगा एनहाइड्रेट, तीसरे को कहते हैं एसिड क्लोराइड और चौथे को कहते हैं एसिड एमाइड। एस्टर का प्रतीक ये हो गया COOR, COO, CO ये एनहाइड्रेट के लिए, COCl ये एसिड क्लोराइड के लिए, CONH2 एमाइड के लिए। अब ये प्रोलग के रूप में कहा जाता है, तो O के साथ जब एल्काइल समूह आता है तो हम इसको एल्कोक्सी कहते हैं, तो नाम हो जाएगा एल्कोक्सी और इसके लिए नाम हो जाएगा कार्बोनिल। एनहाइड्रेट का प्रोलग नहीं होता है। इसके बाद में COCl आ जाए तो क्लोरोकार्बोनिल और CONH2 आ जाए तो अमीनो कार्बोनिल को कहा जाता है। आगे से नामकरण करेंगे तो OR वाले को तो लिखा जाएगा एल्काइल और यहाँ से नंबरिंग कर देना तो एल्केनोइड। इसी के अंदर ऑक्सीजन ने कार्बन श्रृंखला को तोड़ दिया तो इधर भी क्या हो गया, इधर भी आप जाओगे तो इसको आप लिखोगे एल्केनोइड एनहाइड्रेट। एग्जांपल देखिए ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। मैंने कहा था इस ऑक्सीजन ने कार्बन श्रृंखला को तोड़ दिया है तो इस CH3 को हम क्या लिखेंगे, मेथिल। और इधर से कार्बन काउंट करोगे 1 2 तो नाम हो जाएगा एथेनॉइड, तो मिथाइल एथेनॉइड। इसी तरह से इस ऑक्सीजन ने कार्बन श्रृंखला को दो भागों में तोड़ दिया तो इसको लिखा जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्रेट। तो इस प्रकार से तो हमने इसको नाम लिख दिया मिथाइल। अगर दो कार्बन होते तो हम इसको इथाइल कह देते हैं और एथेनॉइड बोल देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ देखो ऑक्सीजन ने कार्बन की श्रृंखला को दो भागों में तोड़ दिया, दोनों जगह पर कार्बन हमने देखे दो है तो 1 2 और 1 2। इस कंडीशन में एल्केनोइक जो पार्ट है इसको एक ही बार लिखा जाएगा और नाम हो जाएगा दो कार्बन के लिए, इसलिए एथ और नोइक एसिड एनहाइड्रेट जो है वो लिखा जाता है तो नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्रेट। अगर इसमें दो कार्बन अलग अलग होते हैं, सपोज एक तरफ अलग कार्बन एक तरफ अलग कार्बन, तो इस एल्केनोइक पार्ट को हम दो बार लिखते हैं। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। माना हमारे पास में जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O, इधर लिख लेते हैं हम लोग CH3। तो आप देखेंगे इधर कार्बन केवल कितने हैं, तो इधर कार्बन कितने हो गए हमारे पास 3, तो इसको तो लिखा जाएगा प्रोपेनोइक और इसको लिखा जाएगा एथेनोइक। तो आप जानते हैं E अल्फाबेट में पहले आता है और P जो है वो बाद में आता है, तो नाम क्या बन जाएगा एथेनोइक प्रोपेनोइक और पीछे क्या लिख देंगे एनहाइड्रेट। तो इस प्रकार से इसका नामकरण कर लिया जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला आ जाता है COCl और CONH2 फ्लोरोकार्बोनिल। कार्बोनिल जो है हम इसको पूर्व लघु देंगे और अमीनो कार्बोनिल इसको पूर्व लघु देंगे। अब इसका जब आप नंबरिंग करोगे तो ये क्लोरीन है ना कि कार्बन, तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना 1 2 3 4 जितना भी आएगा उसको एल्केनोइक और पीछे जोड़ देना क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी 1 2 3 4 तो बोल देना एल्केन और पीछे जोड़ देना एमाइड, क्योंकि CONH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं एमाइड, तो नाम देगा एल्केन एमाइड। अब एग्जांपल देखो, यहाँ से हमने नंबरिंग करी और यहाँ से हमने नंबरिंग करी तो कितने कार्बन काउंट हो रहे हैं 2, तो 2 के लिए वर्ड क्या हो जाएगा 1 और पीछे क्या जोड़ते हैं नोयल क्लोराइड का नाम हो गया इसका एथेनोयल क्लोराइड। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देखेंगे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 कार्बन के लिए 1 और पीछे एमाइड होता है तो नाम हो जाएगा एथेनेमाइड। ओके, फिर आगे बात बिल्कुल सिंपल से आप इसमें कार्बन चेन बढ़ाते चले जाए आपको नामकरण करना आ जाएगा। फिर आते हैं तीसरे वाले नाइट्राइल। बच्चों नाइट्राइल जो होता है वहां पर 2 प्रकार के इसके समावयवी होते हैं, एक को नाइट्राइल कहते हैं जबकि दूसरे वाले को आइसोनाइट्राइल कहते हैं हम लोग। तो नाइट्राइल का प्रतीक क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि आइसोनाइट्राइल का होता है N। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कार्बन के साथ और 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये N से लिखा जाएगा। Cl के लिए प्रीफिक्स साइन हो जबकि इसके लिए आइसो साइन हो। ऐसे से नाम लिखेंगे तो यही से नंबरिंग स्टार्ट करना 1 2 3 4 नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल और इसका नाम हो जाएगा एल्केन आइसोनाइट्राइल। एग्जांपल देखिए CH3Cl और CH3Nc। नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 तो 2 के लिए एथेन और पीछे सफिक्स क्या जोड़ दिया नाइट्राइल। यहाँ पे नाइट्रोजन ने कार्बन को तोड़ दिया, सीरीज को तोड़ दिया, तो इधर से काउंट करेंगे एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथेन और सफिक्स क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इसी प्रकार से 4th नंबर पे आ गया एल्डिहाइड और 5th पे आ गया कीटोन। एल्डिहाइड का प्रतीक क्या लिखते हो आप, सिंबल क्या लिखोगे CHO, जबकि इसके लिए होता है C डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा। अगर प्रोडल के रूप में लिख जाए एल्डिहाइड तो फॉर्मिल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ऑक्सो। ऑक्सो दोनों के लिए भी यूज करते हैं लेकिन ऑक्सो वर्ड एल्डिहाइड के लिए तब यूज करना जब ये अकेला ही प्रोडल के रूप में आ रहा है, लेकिन अगर दोनों आ जाते हैं तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल जबकि कीटोन के लिए ऑक्सो लेना है। इसके लिए अनुबंध के रूप में क्या आ जाएगा एल्केन और इसके लिए क्या हो जाएगा एल्केनोन। देखो
और पीछे जोड़ दिया नेल तो हो गया एथेनेल। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और पीछे आ जाएगा ऑन, नाम हो गया प्रोपेनॉन। फिर आगे चलो, अल्कोहल दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सी अल्कोहल है और एक थायो अल्कोहल है। अल्कोहल और थायो अल्कोहल, OH और SN का प्रतीक हो गया। प्रोनोन के रूप में हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इसको बोलेंगे मर्केफ्लो। IUPAC में जब नाम लिखेंगे तो इसके आगे से कार्बन काउंट करो और करने के बाद में क्या बोल देना एल्केनॉन। जब इसके लिए क्या लिखना है आपको एल्केन थायोन। तो CH3OH का नाम क्या बनना चाहिए, देखो जरा, एक ही कार्बन है तो मेथेन और पीछे ऑल तो मेथेनॉल। CH3SH का नाम लिखेंगे तो मेथेन और पीछे क्या जोड़ देंगे थायोन, तो मेथेन थायोन। आगे बढ़ जाओ, अगला वाला जो है हमारे पास नाम है एमीन। एमीन के लिए फंक्शन ग्रुप क्या बनता है NH2, प्लूरल के रूप में आ जाता है तो एमिनो बोलना है। कल वाली क्लास में क्या आया था हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में आगे चले, जैसे CH3NH2 एक ही कार्बन है तो मेथेन और पीछे क्या जोड़ दिया एमीन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ईथर की बात करें तो ऑक्सीजन कार्बन श्रृंखला को लेफ्ट और राइट में तोड़ देगा। तो आपको ये एल्कोक्सी के रूप में कब लिखना है, जब ऑक्सीजन के साथ में एक अल्काइल समूह पर भी जुड़ रहा हो मिथाइल इथाइल, तब उसको क्या बोलना एल्कोक्सी और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं एल्केन। तो पूरा नाम IUPAC में क्या मिल जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। देखो एग्जांपल, अब इसमें दो कंडीशन है आपके पास में, ऑक्सीजन के दाएं और बाएं अगर कार्बन बराबर है तो एक पार्ट को तो एल्कोक्सी बोल देना और दूसरे बचे हुए भाग को एल्काइल समूह को आप एल्केन बोल देना। तो आप देखो जरा, इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, सममित ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। तो इस वाले भाग को मैंने क्या लिख दिया मेथोक्सी, एक ही कार्बन था, मेथ लिखते हैं एल्कोक्सी की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा मेथोक्सी। और एक ही कार्बन का एल्केन क्या बोल दूंगा मेथेन, तो नाम हो गया मेथोक्सी मेथेन। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन अलग अलग आ जाए, जैसे देखो एक तरफ CH3 है एक तरफ C2H5 है, तो छोटा कौन सा है CH3 वाला। तो इस छोटे वाले को आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू IUPAC, छोटे वाले भाग को क्या कहते हैं एल्कोक्सी, तो इसको क्या बोल दूंगा मेथोक्सी। और बड़े वाले भाग को एल्केन बोलना है तो इसको क्या बोल दूंगा एथेन, तो मेथोक्सी एथेन इसका नाम बन जाएगा। इस प्रकार से टोटल हमारे पास में 14 प्रकार के क्या हो जाएंगे क्रियात्मक समूह, ठीक है। चलिए एक बार बताओ आपको, ये नंबर 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 11 तो ये था ही, ठीक है, ये 11 ये 12 ये 13 और ये हमारे पास हो गया 14, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण में सहायता ले सकते हैं। इसी क्रम में अपन को याद रखना है। अब आप ये भी ध्यान रखना कि आपको ये याद कैसे होंगे, तो हमारे पास लिखे है A नाक I, तो इन 8 अल्फाबेट के अंदर ये 14 के 14 क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे A पहले वाले A लेटर का मतलब हो गया एसिड, तो एसिड कितने हैं मेरे पास 2, देखो जरा एसिड कितने हैं मेरे पास 2। दूसरे वाले A का मतलब है एसिड डेरिवेटिव अम्ल व्युत्पन्न, तो एसिड डेरिवेटिव कितने हैं मेरे पास 4, देखिए आपको। फिर आता है N का मतलब हो गया नाइट्राइल, नाइट्राइल खुद कितने हैं 2 हैं, एक नाइट्राइल और एक आइसोनाइट्राइल है। उसके बाद में A का मतलब एल्डिहाइड हो गया, K का मतलब कीटोन हो गया, दिख रहा होगा आपको। फिर आता है A नाका ई, पहले वाले A का मतलब हो गया यहाँ पर अल्कोहल, अल्कोहल 2 प्रकार के हैं, एक ऑक्सी अल्कोहल है और एक थायोल है या थायो अल्कोहल कहेंगे। अगले A का लेटर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एमीन, NH2 समूह दिख जाएगा, और E का मतलब हो जाएगा ईथर, ठीक है। ईथर भी बहुत सारे 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी ईथर होता है और एक थायो ईथर होता है, तो आप ऑक्सी ईथर को याद रखें, कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार से 14 क्रियात्मक समूह को सभी बच्चे आसानी से याद रखेंगे, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसकी प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे, इसका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ तक तो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों से कह दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट या इसका जो टेक्सचर है वो आप लिख लेंगे। तो मिलेंगे अपन अगले वाली क्लास में, जहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस के लिए बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड डे एंड गुड बाय।